Have you got it? Do I have to introduce myself? Okay, many of you know me. I am Fatma Batul. I did my bachelor's, master's and MPhil from Government College. I have taught in Government College for some 3 years. I have taught in Punjab University for 5 years. Consecutively, I was teaching simultaneously at GC and PU. Currently, I am teaching in University of Lahore. I write for the news in Pakistan Today. I am working on my collection of short stories. And I'm a CSS mentor for last 4 years. Luckily, I have been a student of Razi Abdi. Ma'am Salma has not taught me, like she didn't coach me for CSS or anything, but she was my teacher in Masters and MPhil. So I'm a student of 2 CSS mentors. What we are going to do in this class, I feel that teachers जो पढ़ा रहे होते हैं that lacks practice. So most of the times what you are being taught in the class is not practiced. So हम focus करेंगे थोड़ा सा practice के ऊपर. पहली प्रेसी मैंने खुद की है ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ. जहाँ तक इस क्लास का ताल्लुक है, मेरी अपनी क्लास का और IR Academy का CSS का इस साल का रिजल्ट was really very good. लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि वो रिजल्ट इसलिए अच्छा था क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स थे, या ये बात कि मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो हो सकता है इस्लामियात में और US हिस्ट्री में फेल हो गए लेकिन वो इंग्लिश में पास थे. मेरे भी वो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की या वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए. सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो. अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे. ठीक है, वो आप मेरे पास पढ़ें, आप किसी भी टीचर के पास पढ़ें, दैट इज गोइंग टू हैपन. इस क्लास में आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आप लोग काम कर रहे हैं. उसके लिए मुझे डंडे का इस्तेमाल करना पड़े, मुझे आपको धमकियां लगानी पड़े, जो भी, बट आई मेक यू वर्क. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रोज काम करने को भी मिल रहा है और आप कुछ करके आ रहे हैं एंड देन इट गेट्स असेस्ड, ताकि आपको समझ तो आए ना कि आपकी गड़बड़ क्या चल रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. चलिए शुरू करते हैं प्रेसी. सबसे पहले विल स्टार्ट विद मिसकंसेप्शंस. व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस इन प्रेसी राइटिंग? आप में से कितने बच्चे समझते हैं कि यू आर सपोज टू मेक ड्राफ्ट, 1 ड्राफ्ट, 2nd ड्राफ्ट, 3rd ड्राफ्ट? सभी को लगता है कि ड्राफ्ट बनाना चाहिए. क्वेश्चन जो है वो आपसे डिमांड करता है, आपसे एग्जामिनर, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग. बच्चे क्या करते हैं कि आपको ये बताया जाता है, ऑफ कोर्स यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, जब आपको ये बताया जाता है ना कि आपने 3 ड्राफ्ट्स बनाने हैं, तो आपका फोकस किस चीज के ऊपर होता है? ड्राफ्ट्स के ऊपर. फाइनल के ऊपर आपका फोकस नहीं होता. तो होता क्या है, आप वो ड्राफ्ट्स बनाते हैं, दैट इज योर रफ वर्क. नाउ इफ यू रिमेंबर इन योर मैट्रिक और इंटर, इन योर मैथ्स पेपर, तो आपको क्या बताया जाता था? रफ वर्क को क्या करते हैं? Did you ever get marks for the rough work that you did in your maths paper? So who told you that you are going to get any mark in your Pressy paper for making drafts? That's your rough work. और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, they make draft and then they forget to cross it. So let's say I am checking the paper. अब now I don't know कि आपने 1 ड्राफ्ट बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए. There are students who can make 3 rough drafts and then a final draft. Let's say मैंने आपका फर्स्ट ड्राफ्ट छोड़ दिया, सेकंड भी छोड़ दिया, ठीक है. अब थर्ड मुझे लगा कि ये शायद आपका 3rd ड्राफ्ट फाइनल है, मैंने ये चेक कर लिया, ठीक है. अब मैंने आपको यहाँ पे नंबर दे दिए, लेट्स से 5 मार्क्स. मैं अगले सफे पे गई तो वहां पे लिखा हुआ था फाइनल ड्राफ्ट. नाउ दिस इज क्रॉस्ड. दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज योर मिस्टेक कि आपने अपने रफ वर्क को क्रॉस नहीं किया. एक आदत बना रहे हैं, जब आपने प्रेसिंग करनी है तो आपके पास शीट कैसी होती है पेज की? ये वाली, ठीक है. इधर अपना ड्राफ्ट बनाए, आपके रफ पॉइंट्स, और इधर उसको नीट कर लें. यूज अ पेंसिल इफ यू लाइक, ताकि ये ना हो कि आपको शीट को फ्लिप करके बार बार देखना पड़ रहा है. अब 3 घंटे में अगर आपने प्रेसी और उसके साथ 5 सवाल और करने हैं तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे?
और ड्राफ्ट बनाते रहेंगे तो 2 घंटे तो आपके ड्राफ्ट बनाने में लग जाएंगे, ठीक है। पहले दिन से ये प्रैक्टिस करें कि सामने वाले पेज पे आपका रफ वर्क होगा और ऑपोजिट आपने अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। आपके ऊपर है, आप इसे क्रॉस भी कर दें, खूबसूरती के नंबर नहीं है। एग्जामिनर को प्रॉब्लम तब होती है जब वो रफ वर्क चेक करता है, उसको मार्क कर देता है, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपने उसको क्रॉस कर दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये बात बता रही हूँ तो मैं आपको साथ बता दूं कि सीएसएस में अब लाइन वाला सफा आता है, उर्दू की लाइन वाला, ठीक है। तो ड्राइंग वाले पे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये वर्ड काउंट। आपने प्रेसी बनाई और आपने प्रेसी बना के नीचे लिखा 120/360। नाउ आई एम अ टीचर, कैन आई ट्रस्ट यू? क्या मैं आपकी बात मानूंगी कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपने इतनी एग्जैक्ट प्रेसी की है? वुड आई इवन लुक एट इट? इट डजंट मैटर। आप जो मर्जी गारंटी देकर आ जाए मुझे कि आपने एग्जैक्टली 1/3 किया है, दैट डज नॉट मैटर। इससे एक तो थोड़ा सा इमेच्योर लगता है, कोई ऐसी बात नहीं कि आपके मार्क्स कटेंगे। इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रेसी होती क्या है। प्रेसी इज मैक्सिमम 1/3 of the original, मैक्सिमम 1/3। तो जब आपकी प्रेसी चेक होगी तो एक्चुअली क्या चेक होगा? कंसिस्टेंसी ऑफ योर आइडिया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लैंग्वेज को प्रिसाइज करते हुए आप आइडिया को खा गए? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और क्या आपको ये सेंस है कि आप पैराग्राफ में से बता सके कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, और ये तो लफ्ज़ाजी थी और ये तो आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं कि वो बैठ के काउंट करेगा। हाँ, अगर प्रेसी लंबी होती है तो वो फौरन पता चल जाता है कि इट्स टू लेंथी, ठीक है, वो वहीं पे पता चल जाएगा। इफ इट इज टू शॉर्ट, इवन देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो यू नीड दैट राइट बैलेंस। अगर आपके लेट्स से 120 वर्ड्स बन रहे हैं, आपकी प्रेसी जो है लेट्स से एग्जैक्ट है 120, आपने 135 तक बना दिए, दैट्स ओके। अगर 110 बन गए तो इवन दैट इज फाइन, ठीक है। वो काउंट नहीं करेगा, जो मैटर करता है वो कंसिस्टेंसी ऑफ योर आइडिया। पैराग्राफ आपकी प्रेसी पढ़ के ये तो नहीं लग रहा कि पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई है, ये तो सेंस ही नहीं बना रही, ये तो बड़ा अनकनेक्टेड सा, एक बड़ा ही अलूफ सा आइडिया है जो पैराग्राफ में जबरदस्ती फिट किया जा रहा है, ठीक है। आपको उस चीज का ख्याल रखना होगा। राइटर इज नॉट टू बी क्रेडिटेड, यानी आपने ये लिखना है कि नहीं लिखना, द राइटर सेज, the author says, writes, maintains, as such प्रेसी में मैटर नहीं करता कि आप राइटर को क्रेडिट देते हैं या नहीं देते। लेकिन फर्ज करें कि आपकी प्रेसी हो फर्स्ट पर्सन, फिर क्या करेंगे? इफ द गिवन पैराग्राफ इज इन फर्स्ट पर्सन, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि आई एंड माई फ्रेंड वेंट ऑन अ ट्रिप टू चिरोकी। You can't do that, ठीक है। अगर आप ये लिखेंगे the writer and his friend went on a trip to Cherokee, Oklahoma। अब ये आपने क्या किया? आपने राइटर को क्रेडिट दिया और आपने एक्चुअली अपनी प्रेसी का नैरेटिव, उसका पर्सन चेंज कर दिया है। प्रेसी शुड बी इन थर्ड पर्सन, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो ये तो छोड़ दें कि आप इस बात पे डिसएग्री करें कि राइटर को क्रेडिट देना है या नहीं देना है। आपने ये बात याद रखनी है कि प्रेसी फर्स्ट पर्सन में नहीं हो सकती, ठीक है। राइटर लिख सकता है, आप प्रेसी को थर्ड फर्स्ट पर्सन में नहीं लिख सकते। दूसरी बात ये कि ये जो यू होता है, हम इन क्लासेस के अंदर जिस चीज पे काम करेंगे उसे कहते हैं फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग। फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। अगर कोई टीचर हो तो वो वी करके बात कर सकता है क्योंकि वो आपको एक कलेक्शन के तौर पे लेगा, लेकिन यू करके बात नहीं होती। अगर आप अपने पेपर में यू करके बात करेंगे तो यू आर टॉकिंग टू द एग्जामिनर, यू आर एड्रेसिंग दैट पर्सन। और जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो वो कन्वर्सेशन होती है। थोड़ा पढ़ा लिखिएगा। अच्छा, ओके। जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तो दैट्स कन्वर्सेशन, दैट्स इनफॉर्मल, ठीक है। यू का इस्तेमाल तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। रही बात आई की, तो आई को आपने चेंज करना है
ही के साथ। वो आप किस तरह करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरी बात है आपकी वोकैबुलरी। बच्चे जब मुझसे काम चेक करवाते हैं तो एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो ये होती है कि दे यूज वेरी हेवी वर्ड्स। दे वांट टू गिव दैट इंप्रेशन कि हमने बहुत सारे लफ्ज याद किए हैं, ये हमें आते हैं, हम प्रेसी में यूज कर सकते हैं। प्रेसी आपकी वोकैबुलरी का इम्तहान नहीं है, ये आपके एक्सप्रेशन का इम्तहान है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सकील किस्म की जो आपकी वो है लुगत, उसका इस्तेमाल करके आप इंप्रेशन झाड़ेंगे, तो इंप्रेशन झाड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप उस आइडिया को एक जगह से उठा के कहीं और ले जाएंगे। ठीक है, अब ये एक बहुत छोटी सी चीज है। द पैराग्राफ इज अबाउट एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन इज द की टर्म। आप कहते हैं मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, आप लिख देते हैं रीडिंग, स्टडी, डिग्री, नॉलेज। ये कोई मुश्किल वोकैबुलरी नहीं, आई एम जस्ट चेंजिंग द वर्ड। इनमें से कोई भी लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ, आप तो वैसे ही कह देंगे ना कि यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको समझ आ रही है कि दे डोंट मेक सेंस, दे आर नॉट रिलेटेड। एजुकेशन से नॉलेज मिल सकती है लेकिन एजुकेशन नॉलेज नहीं है। ठीक है, स्टडी रीडिंग नहीं है, एजुकेशन डिग्री नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें डिग्री नहीं मिलती। ठीक है, सो आई कांट रिप्लेस दिस वर्ड विद दिस वर्ड और दिस वर्ड। ये आपको ऐसे लिखे हुए समझ आएगा, लेकिन जब आप प्रेसी कर रहे होंगे तो आप चेंज कर देंगे। वोकैबुलरी में जहां पे आपने शो करना होता है कि आपके पास बहुत बड़ा वर्ड बैंक है, उसके लिए सवाल लेना है। वो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, वो आपका इडियम्स वाला सवाल है, वो आपका पेयर ऑफ वर्ड्स वाला सवाल है। ठीक है, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन वो सवाल ही नहीं है जिनमें आपकी वोकैबुलरी चेक होती है। हाँ, आप इसमें कौन सी वोकैबुलरी यूज करते हैं एज फार एज नाउन्स आर कंसर्न। अब वो बात कर रहा है लेट्स से लेजीनेस की। ठीक है, नाउ लेजीनेस इज लेजीनेस। पैराग्राफ के अंदर ही उसने कहा कि लेजीनेस जो है ये इनएक्टिव होना है, ये पैसिव होना है, स्लो होना है। उसने उसका उल्ट बताया कि भाई लेजीनेस का ऑपोजिट होता है एक्टिव होना, एनर्जेटिक होना, मिसडायरेक्टेड एनर्जी। आप उसी पैराग्राफ के अंदर मूव कर रहे हैं, आप उन्हीं अल्फाज को यूज कर सकते हैं। जिन्हें आप चेंज करेंगे वो होंगे आपके वर्ब्स। नाउन को भी आप यूज कर रहे हैं ना, तो आप की टर्म को तो एज इट इज यूज करेंगे। ये भी आपको समझ आएगी जब हम पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। की टर्म तो आपकी एज इट इज जाएगी, की टर्म के अलावा जो अल्फाज होते हैं आप उन्हें चेंज करेंगे। जैसे अभी 2017 की प्रेसी में वो कहता है एक्टिव विर्चूज। ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्टिव विर्चूज। ठीक है, आप लफ्ज बनाते हैं पैसिव विर्चूज, वो आपको लफ्ज देता है एक्शन, आप वर्ड बनाते हैं इनएक्शन, एक्टिव, इनएक्टिव। आप उसी फैमिली के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो प्रेसी एज सच आपकी वोकैबुलरी पे कमांड नहीं है, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर कमांड है कि अगर उसने लिखा है एजुकेशन, तो क्या आप एजुकेटेड कर सकते हैं, एजुकेटर कर सकते हैं। ये करेंगे आप, फैमिली में मूव करेंगे। ठीक है, उस लफ्ज की जो फैमिली होगी आप उसके अंदर रहते हुए यू आर सपोज टू मेक अ प्रेसी। ये बात क्लियर है। रही बात आपके वर्ब्स की, वर्ब्स आर इनसिग्निफिकेंट कि आपने उसी वर्ब को रिटेन करना है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप उसके एसेंस को कन्वे करें, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वर्ब्स जो आपके पैराग्राफ में यूज हो रहे होते हैं दे आर फ्रेजेस। लुक अप, लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, लुक आउट। आप वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे अभी उसने एक वर्ब दिया हुआ था एब अवे। प्रेसी में आप फंसते कहां वोकैबुलरी में। उसने लिखा है एब अवे, आपने कभी जिंदगी में ये लफ्ज नहीं देखा। अब आपको जिस लफ्ज का आपको मतलब नहीं आता ना, वो आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक लम्हे को ये भी ख्याल नहीं आता है ओह दिस इज जस्ट अ वर्ब, ये हमारी की टर्म नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको नहीं ख्याल आएगा। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि शायद पूरे पैराग्राफ का एसेंस जो है ना वो इस एक लफ्ज में,
और अगर ये मैंने मिस किया तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि मुझे समझ नहीं आई. यू विल यूज इट एंड यू विल बी कॉट. ठीक है, क्योंकि आप अकेले नहीं है जो इसे यूज कर रहे हैं, हजारों बच्चे इसी को यूज कर रहे हैं. दिस इज जस्ट अ वर्क जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आर्ट हमारी सोसाइटी से, हमारे काम में से चला गया. और अगर आपको अब नहीं समझ आ रहा था तो अब ये तो समझ आ रहा था ना. इट्स सिंपल. ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई नाउन्स कौन से होते हैं और वर्ब्स कौन से होते हैं, किस चीज को चेंज करना जरूरी है. और जो चंक किसी पैराग्राफ में से आप उठा रहे होते हैं, याद रखिएगा वो आप जैसे सारे बच्चे उठा रहे होते हैं, क्योंकि आपका लेवल सेम होता है. और जिनका लेवल सेम होता है वो सारे उड़ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें वो बच्चे चाहिए जो एक्सेप्शनल हो. ठीक है, वो एक्सेप्शनल इतनी छोटी छोटी बातों से पता चल जाते हैं. इसीलिए तो रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होता है. वही बच्चे जो एसए के पेपर में पास होते हैं वो प्रेसी में फेल होते हैं, जो प्रेसी में पास होते हैं वो एसए में फेल होते हैं. तो वो बच्चा ठीक होता है, उसकी अंग्रेजी ठीक होती है जो दोनों पेपर्स में पास होता है, क्योंकि उसको दोनों टेक्निक्स आती है. ठीक है, तो एक पेपर पास नहीं करना, दोनों पास करना है. अब अजान शुरू हो गई है, फिर अजान के बाद यू हैव दैट पैराग्राफ इन योर हैंड, जस्ट गो थ्रू इट. समझने की कोशिश करें कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, कौन सा आइडिया है जो राइटर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है. ओके जी, पैराग्राफ, वन पैराग्राफ इज अबाउट वन आइडिया. ठीक है, जब हम, दिस इज नॉट एन एसे क्लास, लेकिन एसे में क्या होता है, देयर आर मेनी पैराग्राफ्स. जिनमें जो कॉमन चीज होती है वो एक सेंट्रल आइडिया होता है, वो उसके लिए एक्सपैंड कर जाता है पूरा का पूरा टॉपिक, द होल कॉन्सेप्ट. ठीक है, लेकिन ऐसे के अंदर हर पैराग्राफ ऐड करता है जो आप बात कह रहे हो तो उसके अंदर, इवन इफ इट्स अ सिंपल पैराग्राफ ऑफ डेफिनेशन एंड टाइप्स. ठीक है,
तो वो बता रहा होता है एक खास चीज, बेसिक्स। आप कॉजेस की बात करते हैं, वो एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में मूव करता है। जब हम पैराग्राफ की इंडिपेंडेंटली बात करते हैं तो वन पैराग्राफ मीन्स वन आइडिया। उस पैराग्राफ के शुरू में हो सकता है कि पिछले पैराग्राफ को रेफर किया गया, और उसके कंक्लूजन में हो सकता है कि अगले पैराग्राफ की हिंट हो, बट इन बिटवीन वन आइडिया, वन कोहेरेंट कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, जिसे पढ़ के आपको कोई बात ऐसे ना लगे कि कुछ मिसिंग है, ठीक है? वो पैराग्राफ ही जो आप बनाते हैं, वो पैराग्राफ जो कोई राइटर बनाता है, ठीक है, कोई एनालिस्ट बनाता है, कोई अथॉरिटी, समवन हु इज एन अथॉरिटी इन अ सब्जेक्ट। पैराग्राफ एक आइडिया होता है। पैराग्राफ बिगिंस विद अ टॉपिक सेंटेंस, ठीक है? टॉपिक सेंटेंस जरूरी नहीं है कि आपका जो आपका पैराग्राफ है, गिवन पैराग्राफ, उसका फर्स्ट सेंटेंस हो। इट कुड बी सेकंड सेंटेंस, इवन थर्ड। हो सकता है कि इससे पहले एक चीज हो जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। देयर माइट बी एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें पढ़ के पता चलेगा कि वो जो इंट्रोडक्शन था, आगे उसकी बात हो रही है या ये आइडिया जो है इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है? अगर आपको टॉपिक सेंटेंस मिल जाए, अगर आपको टॉपिक सेंटेंस मिल जाए तो आपको टाइटल मिल जाता है। तो वो प्रेसी में जो आपसे अलग से टाइटल मांगता है ना कि सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैराग्राफ, वो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक कर रहा है और वो आपको अलग से लिखना होगा, ठीक है? वो जैसे ही आपका टाइटल देखते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि आप पास हैं या फेल। और आपको पता होगा प्रेसी में फेल इज एक्चुअली फेल, और प्रेसी के टाइटल में फेल इज प्रेसी में फेल, ठीक है? टाइटल इज इन योर टॉपिक सेंटेंस। तो हो सकता है कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसकी प्रेसी बना ली, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको समझ ही ना आई हो कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में। इसीलिए जब आप प्रेसी बना लेते हैं तो 10, 15, 20 मिनट आपके लग जाते हैं ये सोचने में कि अब मैं इसका टाइटल क्या रखूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि पैराग्राफ किस बारे में था। डज इट हैपन? कभी प्रैक्टिस किया आपने प्रेसी की? जब आपने प्रेसी का ओरिजिनल पैराग्राफ देखना है तो जो पहली चीज आपके पास होनी चाहिए, दैट इज द टॉपिक ऑफ योर सेंटेंस। अगर आपको टॉपिक नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है? रुक जाए वहीं पे। उसने एक बात, एक क्लेम कर दिया, ठीक है? उसने कह दिया है कि मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी थे। दिस इज अ क्लेम, एक स्टेटमेंट दे दिया उसने। अब उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसको सपोर्टिंग डिटेल्स देनी पड़ेगी। भाई कैसे थे मुसलमान लार्जेस्ट माइनॉरिटी? फिर वो बताएगा कि भाई ये 3 पार्ट्स थे, इन 3 पार्ट्स के अंदर सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान रहते थे, इन तीनों पोर्शंस के अंदर इतनी इतनी आबादियां थी, वो ये काम करते थे और ये उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है? इससे वो नतीजे पे पहुंचेगा कि जब पाकिस्तान बना तो इन 3 जगहों को, क्योंकि दरमियान वाली जो सेंट्रल के लोग थे, सेंटर के, उनको नहीं जोड़ा जा सकता था, लेकिन जो 2 कोने थे, ये आपका नॉर्दर्न एरिया और साउथ में जो लोग थे, उनको ज्वाइन करके पाकिस्तान बना दिया गया, ठीक है? कंक्लूजन ये निकलेगा कि उन 3 मेजॉरिटी वाले हिस्सों में से जिन 2 हिस्सों को जोड़ा गया, जो बाद में पाकिस्तान बना, जो हमारा एक वेस्ट वाला पोर्शन और एक ईस्ट वाला पोर्शन था, ठीक है? तीसरा पोर्शन जो था वो इंडिया में चला गया। लेकिन इस टॉपिक सेंटेंस से इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको ये चीज चाहिए होती है। अब आपके सामने एक पैराग्राफ आता है, आप उसे पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता वो शुरू में क्या कह रहा है, आप कहते हैं चलो आगे चलो। आप आगे जाते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको कुछ समझ आता है। आगे क्यों पढ़ते हैं? आपको पता होता है ना जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मुझे समझ आएगा। तो वो जो आपको समझ आ रहा होता है ना, वो सपोर्टिंग डिटेल होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने टॉपिक सेंटेंस मिस कर दिया है। उसने कहा है कि मुस्लिम्स वर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इतना सिंपल नहीं था जिस तरह मैं कह रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा जरा अच्छे वाले अल्फाज लाके। आपको नहीं पता चला, आपने कहा पता नहीं क्या कह रहा है। आप नीचे गए, आपको समझ आई, अच्छा 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 यहाँ पे 30% थे, यहाँ पे 20% थे, अच्छा वो किसान होते थे, अच्छा वो ताजिर होते थे, आपको समझ आना शुरू हो गया। एंड देन यू फील दैट यू हैव अब्सॉर्ब्ड द आइडिया, देन यू रीच अ कंक्लूजन। कंक्लूजन पे जाके हो सकता है आपसे मिस हो जाए बात,
और हो सकता है कि वो आगे निकल गया। आई शेयर विद यू अ पैराग्राफ जिसकी मैं ये बात कर रही हूँ आपसे, शाहिद अली बरकी की किताब में। इट्स अबाउट द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान को शुरू में मसाइल का सामना करना पड़ा, उसका जब कंक्लूजन निकलता है ना, तो उसका कंक्लूजन ये नहीं है जो मैं आपसे कह रही हूँ। उसका कंक्लूजन ये है कि ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने 1857 के बाद क्वीन ने इंडिया को गवर्न करने के लिए जो वाइस रीगल मॉडल दिया था, जिससे ब्यूरोक्रेसी ने जन्म लिया, वो ब्यूरोक्रेसी सस्टेन कर रही पाकिस्तान के अंदर, एंड दैट इज एक्चुअली द कंक्लूजन। ये कंक्लूजन उस टॉपिक सेंटेंस से बहुत आगे निकल गया, इसने सदियों का सफर तय किया। अब आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो एक्चुअली सम अप नहीं कर रहा, इट इज टेकिंग यू टू अनदर लेवल। तो हो सकता है आपको कंक्लूजन भी समझ आ जाए, बट यू हैव मिस्ड द मेन पॉइंट। और फिर जब आपसे कहा जाए कि टाइटल सजेस्ट करें, टॉपिक बताएं, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? आपके जहन में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, आप कहेंगे पता नहीं नॉर्थ सेंट्रल था, पता नहीं कौन सा था, ये वाला था, पता नहीं मुसलमान थे, इंडियंस थे, कौन था, वाइस रीगल मॉडल तो नहीं था कहीं इसका टाइटल, ठीक है? यू विल बी डिवाइडेड। इफ यू आर नॉट श्योर देन द प्रॉब्लम इज विद योर रीडिंग स्किल्स। पढ़ने का तरीका क्या होता है? पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, आपको जहां भी लगे कि टॉपिक सेंटेंस है, यू विल राइट अ टीएस। उसको वो सपोर्ट करने के लिए जो चीज लाएगा, सपोर्टिंग डिटेल 1, सपोर्टिंग डिटेल 2, देन योर कंक्लूडिंग सेंटेंस। जब आप अपनी प्रेसी लिखेंगे तो आप अपने इन नोट्स से लिखेंगे। ये नहीं होगा कि प्रेसी लिखते हुए आप बार बार ओरिजिनल को देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा मैं थोड़ा सा देख लूं, थोड़ा सा। दैट चीटिंग इज नॉट अलाउड। अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसको कॉपी करेंगे, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है? आप पॉइंट्स बनाएंगे, जैसे हेडिंग्स होती हैं, ठीक है? मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया, लाइक से, ठीक है? आपने पॉइंट्स बनाए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हो सकता है जो मैं बातें कह रही हूँ आपको अभी तक कुछ समझ ना आया हो कि मैं क्या कह रही हूँ। You have a handout with you and I have the same paragraph over there on the wall, ठीक है? इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर कहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है? जरा डाइसेक्ट करते हैं पैराग्राफ को। अगर आपको पैराग्राफ पढ़ना आ गया तो आपको प्रेसी करनी भी आ जाएगी। थोड़ा सा इधर हो जाओ। ओके, थोड़ा सा उस तरफ करना, मुझे लग रहा है कि वो सेंटर में नहीं है। इस तरफ तो ना, इस तरफ। ओके जी, आयशा जलाल कहते हैं द पास्ट एंड प्रेजेंट। मलिहा लोधी की बुक है पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस। आई हैव टेकन दिस पैराग्राफ फ्रॉम दैट बुक। A top columnist in a leading American newspaper recently describes Pakistan as paranoidistan, a state that respects every US move as designed to weaken Pakistan for the benefit of a secret US alliance with India. हमने पढ़ी पहली लाइन, किसी टॉप कॉलमिस्ट ने ये बात कही है, ठीक है? हो सकता है कि वो टॉप कॉलमिस्ट, ये रेफरेंस जो है कि एक टॉप कॉलमिस्ट ने ये बात की है, हो सकता है कि ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमें आगे जाके देखना है। अगर वो इस आदमी को दोबारा डिस्कस करेगा, ये भी तो हो सकता है ना कि ये पैराग्राफ उस कॉलमिस्ट के बारे में हो, ठीक है? अमेरिकन न्यूज़पेपर, तो हो सकता है अमेरिकन न्यूज़पेपर्स के बारे में, उनमें पाकिस्तान के बारे में क्या बातें चलती हैं। पाकिस्तान को पैरानोइडिस्तान कहा है, ठीक है? आगे उसने ये पैरानोइडिस्तान की डेफिनेशन दी है। यहाँ पे ये डेफिनेशन इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन आपकी अपनी राइटिंग्स के अंदर अगर आप किसी बहुत आम सी चीज की भी बात कर रहे हो तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ता है। नॉट लाइक दिस के
हायर एजुकेशन इज डिफाइंड लाइक दिस, बट यू शुड गिव द बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई हायर एजुकेशन जो है इस लेवल पे आती है, ठीक है। ये आपकी एस्से की बात कर रही हूँ। A state that suspect every US move every US move as designed to weaken Pakistan for the benefit of a secret US alliance with India. तो पैरानॉइड होने का मतलब ये है कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं हर चीज को। पैरानोया इज अ मेंटल कंडीशन बेस्ड ऑन डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, एक्सेसिव जेलसी एंड एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ। हमने पहली लाइन पढ़ी कि पाकिस्तान को क्या बुलाया जाता है, हमने दूसरी लाइन पढ़ी कि भाई पैरानोया क्या है। हो सकता है कि ये पैराग्राफ पैरानोया के बारे में, अभी हमें नहीं पता। हम तीसरी लाइन पढ़ते हैं। Are Pakistanis paranoid and is Pakistan paranoidistan? Okay, so this might be about Pakistan as a paranoidistan. It has nothing to do with paranoia as a disease. तो आपकी दूसरी लाइन तो सीधी सीधी कट गई। You don't need that line. आप उसे reproduce नहीं करेंगे. That's unnecessary. A partial answer might seem to lie in the common perception of Pakistan as the world's largest assembly line of terrorists, a product of its compulsive uses of Islam as an instrument of domestic and foreign policy. Partial answer इस बात का कि पाकिस्तान पैरानोइडिस्तान है वो इस बात में है, ये पाकिस्तान एक लार्जेस्ट असेंबली लाइन है टेररिस्ट की। और वो टेररिस्ट कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा इस्लाम को यूज करता है अपनी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट पाकिस्तान एज पैरानोइडिस्तान। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट कॉलमिस्ट और दैट न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन को वो सिफ्ट थ्रू करेंगे कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, ये वाली जो आगे ये प्रोडक्ट है, दिस थिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। अभी तक आपका सबसे इंपॉर्टेंट था एक वो जहाँ तो इसने डिफाइन किया था पैरानोइडिस्तान को, और दूसरी लाइन ये पार्शियल आंसर वाली। एक बात याद रखिएगा, जो राइटिंग स्टाइल होता है ना वो आपके ओरिजिनल पैराग्राफ में हो सकता है, वो आपकी प्रेसी में नहीं होता। क्वेश्चन जो है वो एक स्टाइल है, वो एक टेक्निक ऑफ राइटिंग है, प्रेसी में सवाल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह रिटोरिक होती है, आप बार बार एक ही स्टाइल में बात करते हैं, वो भी ओरिजिनल में हो सकती है, आपके डाटा में शामिल नहीं होगी। आपने स्टाइल नहीं मारना। हो सकता है उसने स्टाइल मारा हो, उसने इन्वर्टेड पैराग्राफ लिखा हो, सपोर्टिंग डिटेल्स पहले और कंक्लूजन जो निकाले वही टॉपिक सेंटेंस हो, जो भी 2018 में प्रेसी आई है, ठीक है। उसने स्टाइल मारा, आपने सीधा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ एक टेक्निकल चीज है, वो एक ही तरीके से लिखा जाता है। जैसे ईमेल है ना, वो एक ही तरीके से लिखी जाती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। आप कहीं दाखिला लेने के लिए आपने फॉर्म फिल करना है, उसी तरह आपकी प्रेसी है। स्टाइल कोई नहीं है, कीप इट वेरी सिंपल। उसने सवाल लिखा है, आप सवाल भी काट देंगे, ये लाइन आपको नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वाली, द बॉस्ट ऑफ बॉम्बिंग अटेम्प्ट ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बाय पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन हैज स्ट्रेंथन्ड इंटरनेशनल ओपिनियन that while all Pakistanis are not terrorists, most acts of terrorism in the contemporary world inexorably carry the Pakistani paw print. Strengthened international opinion. वो जो उसने ऊपर बात की थी कि एक टॉप कॉलमिस्ट ने ये कहा, तो बेसिकली ये है आपका इंटरनेशनल ओपिनियन। जो बात ऊपर की होती है वो नीचे दोबारा आती है, बट इन अदर वर्ड्स। तो आपके लिए कॉलमिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज, ठीक है। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द इमेज ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब आप पढ़ रहे होंगे, आपने अपने पढ़ते हुए अल्फाज को चेंज भी करना है कि आप उसको कैसे लेकर आएंगे और रिलेट करें। पाकिस्तानी पॉ प्रिंट, सो यू डोंट नीड दैट, ठीक है। कुछ मतलब अब ये लफ्ज है कि पाकिस्तान के कदमों के निशान है उसके ऊपर। परसेप्शंस मैटर but devoid of historical grounding can fall short of providing a balanced perspective. जैसे आप कोई बात शुरू करने लगते हैं तो आप उससे पहले तमहीद बांधते हैं, फिलोसॉफिकली आप किसी चीज़ को निगेट करते हैं। ये उसने बात बराए बात की है कि भाई परसेप्शन मैटर करती है, लेकिन हिस्टोरिकल ग्राउंडिंग होनी चाहिए। ये उसने क्यों कहा? क्योंकि दुनिया पाकिस्तान को समझती है कि पाकिस्तान ऐसा ऐसा है, पाकिस्तान का एक इमेज बन गया,
लेकिन वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखती, ठीक है। ये लाइन वैसे अननेसेसरी है, लेकिन हम आगे पढ़ के इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए। Grasping the reasons for the Pakistani tendency for paranoia and violence requires assessing its troubling present in the light of a troubling past. यही वाली लाइन, perceptions matter, but devoid of historical grounding can fall short of providing a balanced perspective. इसलिए लाइन को उसने रीराइट नहीं किया यहाँ पे पाकिस्तान को लगा के, कि उसने कहा कि पाकिस्तान के बारे में जो आज परसेप्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसके ट्रबलिंग पास्ट की का जो एक कोना है वो इसके ट्रबलिंग पास्ट के अंदर है, ट्रबलिंग प्रेजेंट का, ठीक है। आपको वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इस लाइन को रीराइट किया यहाँ पे, ये लाइन भी कटेगी। पहली रीडिंग में तो आपने वो लाइनें काटनी है जो बिल्कुल अननेसेसरी है, जो रिपीट हो रही हैं या आपके लिए नॉन एसेंशियल है। Only then is it plausible to ask how, if at all, Pakistanis can be persuaded to change course, not only in a strategic sense, but also in terms of recasting the rational and emotional framework through which they perceive the world and in turn are perceived by it. हम जब कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं ना, पर्टिकुलरली एसे में, ये तो काफी लंबा एक, दिस इज ऑल्सो एन एसे। जैसे जैसे हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो कंक्लूजन सिर्फ समअप नहीं करता, कंक्लूजन ये बता रहा होता है कि अगर इस चीज को हम ऐसे देखें तो फिर क्या होगा, ठीक है, सॉल्व कर रहा होता है प्रॉब्लम को। तो वो कहती है कि अगर हम पाकिस्तान के ट्रबलिंग पास्ट को समझ जाए तो हमें उसका आज समझ आ जाएगा, और उससे क्या होगा कि हम चेंज करेंगे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान का जो फ्रेमवर्क है उसको चेंज करेंगे। और उससे क्या होगा, पाकिस्तान दुनिया को कैसे परसीव करता है और दुनिया पाकिस्तान को कैसे परसीव करती है, ये चेंज होगी। वो जो उसने ऊपर बात की थी, नीचे तक जाते जाते वो कहीं और पहुंच गई। उसने कहा था कि दुनिया कहती है कि पाकिस्तान खपती है, ठीक है, पैरानॉइड है। नीचे जाकर उसने कहा कि हाँ भाई है, लेकिन इसलिए है क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री है। तो अगर आपको पाकिस्तान को की स्ट्रेटेजी को ठीक करना है, पर्टिकुलरली जो फॉरेन हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको फिक्स करना है, तो एक्चुअली आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा दुनिया के बारे में, और उससे चेंज होगा दुनिया का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के बारे में। आइडिया चेंज हो गया नीचे जाते जाते, ठीक है। अब हमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा। एक चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, दैट्स पैरानोया, ठीक है। वो जो आखिर में भी उसने कहा है, थ्रू विच दे परसीव द वर्ल्ड एंड इन टर्न आर परसीव्ड बाय इट, वो भी पैरानोया के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान पैरानॉइड क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान का एक पास्ट है, पाकिस्तान का एक प्रेजेंट है, वो रेसिप्रोकेट करता है पाकिस्तान के पास्ट को। ये पैरानोया जो है वो जस्टिफाइड है। पाकिस्तानी टेंडेंसी फॉर पैरानोया एंड वायलेंस। अब आपने यहाँ पे एक लफ्ज वायलेंस पढ़ के ये नहीं सोचना कि मे बी दिस पैराग्राफ इज अबाउट वायलेंस। नो, इट इज नॉट। वायलेंस उसने ऐड जरूर किया, लेकिन वायलेंस क्यों ऐड किया? यहाँ पे पीछे उसने बॉम्बिंग अटैक की बात की थी, और उससे पीछे उसने बात की थी यहाँ पे लार्जेस्ट असेंबली लाइन ऑफ टेररिस्ट। सो मे बी जब वो वायलेंस की बात कर रहा है तो वो रिफर बैक कर रहा है उन 2 पॉइंट्स को जो वो ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। पहला सवाल तो ये कि आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, इसमें की टर्म क्या है? की टर्म से मुराद होता है आपका टॉपिक सेंटेंस, टाइटल, आपका मेन आइडिया, वो है पैरानॉइडिस्तान, पाकिस्तान एज पैरानॉइडिस्तान, ठीक है। आपको अपना बेसिक आइडिया समझ आ गया, आपके पास अपना टाइटल आ गया, आपने इसमें से गैर जरूरी चीजें निकाली। अब जब आप प्रेसी लिखने बैठेंगे, हम तो खैर इसके ऊपर रोज काम करेंगे, आपके पास बात का 2 जुमले होते हैं, आपने उन्हें मिक्स करना होता है, आपने कंडेंस करना होता है लैंग्वेज को, आपने गैर जरूरी चीजें तो निकाल दी होती हैं। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस को देखें, सिर्फ अ टॉप कॉलमिस्ट वाला और आगे पैरानॉइडिस्तान की डेफिनेशन, ये आपका टॉपिक सेंटेंस था। ये आपको पूरे का पूरा चाहिए अपनी प्रेसी के अंदर, पूरा, यू कांट मिस इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी सेंटेंस भी आपको पूरा चाहिए,
दैट इज योर कंक्लूडिंग सेंटेंस। अगर कंक्लूजन सम अप कर रहा हो तो फिर हम देखते हैं कि इसमें से कितना लें, लेकिन अगर कंक्लूजन में राइटर कहीं और चला गया, आगे चला गया बात से, we need to retain the whole information that is given in this sentence, your concluding sentence। ठीक है जी, इसको जरा नीचे करें। ओके ठीक, पाकिस्तान इज रेफर्ड टू, कॉलमिस्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमने प्रेस की बात भी नहीं की, ठीक है, इंटरनेशनल इमेज की बात हो रही थी। आपके पास आपको जो हैंडआउट दिए उसमें ये दूसरा लिखा है, पाकिस्तान इज रेफर्ड टू एज पैरानोइडिस्तान। ये सिंगल कॉमा क्या होता है? वैसे ये राइटर्स की अपनी कंफ्यूजन के हिसाब से भी वेरी करता है। ये यूजुअली होता है जब आप कोट कर रहे होते हैं तो आप डबल कॉमा लेते हैं, और जब आप एम्फसाइज कर रहे होते हैं तो आप सिंगल कॉमा लेते हैं, ठीक है। उसने कोट किया है और आपको ये वाला कॉमा दिया, दैट्स टोटली फाइन, यू कैन यूज इट, क्योंकि पैरानोइडिस्तान कोई टर्म नहीं है, ये पाकिस्तान का उसने इक्विवेलेंट बनाया, ठीक है। आपने भी उसको कोट कर दिया बिकॉज दैट्स अ न्यू वर्ड। अब उसने पैरानोइडिस्तान की एक डेफिनेशन दी थी, ठीक है, a country so suspicious of an alliance between America and India that it distrusts every American initiative, ठीक है। उसकी 3 लाइनों का जुमला था, टॉपिक सेंटेंस आपका 1.5 लाइन का, बट द आइडिया, द होल आइडिया इज देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी आइडिया को टॉपिक सेंटेंस में से किसी चीज को मिस नहीं कर सकते। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आपने अपने पैराग्राफ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जिस चीज पे आपने कॉम्प्रोमाइज करना है वो ये पोर्शन है, योर सपोर्टिंग डिटेल्स। द आंसर टू वेदर पाकिस्तान, द आंसर टू, ये वैसे ये जरूरी नहीं होता कि आप लिखे द क्वेश्चन अराइजेस, तो सवाल उठाना जरूरी नहीं होता पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ये आंसर टू वेदर पाकिस्तान इज पैरानॉइड lies in its persistent use of Islam in domestic and foreign affairs, comma, non-essential clause, which has made it home to many terrorists. This information was very important, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान obviously, so this is something like blemishes on the face of Pakistan, कि भाई पाकिस्तान ने क्या किया है, इतने सारे terrorists यहाँ पे, it's a safe haven. The world has started to believe that Pakistan has an active role in most of the terrorist attacks. अब उसने लिखा था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का रेफरेंस दिया था आपको, सपोर्टिंग डिटेल में वो आपको हो सकता है स्टैटिस्टिक्स से, हो सकता है वो आपको कोट्स से दे, पूरी कोटेशन, ठीक है, वो आपको कोई भी चीज दे सकता है, आप उसमें से एसेंस लेते हैं। आपने सपोर्टिंग डिटेल को एज इट इज नहीं देना होता कि उसने कोई एग्जांपल दे दिया, आपने एग्जांपल उठाई और सीधी लगा दी अपनी प्रेसी के अंदर, ऐसा नहीं होगा। सपोर्टिंग डिटेल का एसेंस लें, तो दुनिया ने परसीव करना शुरू कर दिया कि मोस्ट टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान का हाथ है, ठीक है जी। The ability of Pakistan to get paranoid and to exert violence can be best understood with respect to its troubles in past and present। उसने क्या लिखा था, ये कोई मैंने बहुत बड़ी कोई काम नहीं किया कि मेरी कोई लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड है, इट्स सिंपल। उसने लिखा था ट्रबलिंग पास्ट एंड ट्रबलिंग प्रेजेंट। मैंने क्या किया, इट्स ट्रबल्स इन पास्ट एंड प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती तो मैं गई, ये बात याद रखिएगा, लिखा वही सब कुछ है जो उस पैराग्राफ में दिया गया है। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है ऐसा ना हो कि वो इंटरफेयर कर जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेफ हेवन लिखने लगी थी, इज अ सेफ हेवन फॉर मेनी टेररिस्ट, बट सेफ हेवन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आई माइट बी टेकिंग द पैराग्राफ टू another, you know, in another dimension by changing the word। तो मैंने क्या किया कि उसने ट्रबलिंग पास्ट एंड ट्रबलिंग प्रेजेंट लिखा था, मैंने ट्रबल्स इन पास्ट एंड प्रेजेंट कर दिया। अब पास्ट एंड प्रेजेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है, वो तो पास्ट और प्रेजेंट रहेंगे। This is the only way to make Pakistan change its strategic course as well as its perspective of the world, comma,
नॉट टू मेंशन इट्स इमेज अक्रॉस द वर्ल्ड। कंक्लूजन वाला सारा का सारा सेंटेंस आपके प्रेसी वाले सेंटेंस के अंदर मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा, पाकिस्तान का जो दुनिया का पाकिस्तान ने इमेज लिया उसको चेंज करेगा। वो जो पहली बात थी कि पाकिस्तान सस्पेक्ट करता है कि अमेरिका जो भी करेगा वो गलत करेगा, तो पाकिस्तान के जहन में दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज होगा और उस सब के नतीजे में क्या होगा, पाकिस्तान का अपना इमेज चेंज होगा। कंक्लूडिंग सेंटेंस को आपके प्रेसी के कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर रिटेन किया गया। अब आई बात आपकी प्रीवियस नॉलेज की। प्रीवियस नॉलेज क्या होती है? आपको पता है 9/11, अब आपको नहीं समझ आया कि वो न्यूयॉर्क में किस जगह की बात कर रहे हैं। ओह, देयर वाज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, बॉश्ड अप। आपको नहीं पता इसका क्या मतलब है, एंड यू आर सडनली लाइक, ओहो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस वर्ल्ड एंड इट शुड बी देयर इन माय प्रेसी। यू डोंट नो, ठीक है। अब आपको गलती से ये भी याद नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ था। आप सोचेंगे पता नहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहीं 9/11 की बात तो नहीं कर रहा, उसके बाद की बात कर रहा है, कुछ हुआ था उसमें भी कुछ था, पता नहीं रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, पता नहीं मोहसिन हामिद है। देयर विल बी सो मेनी आइडियाज इन योर माइंड एंड देन यू माइट बी थिंकिंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। लेट्स से कि किसी को लगता है कि ये 9/11 की बात हो रही है और आपने 9/11 लिख दिया, ठीक है। दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज। यहां पे आपसे हो गया ब्लंडर। दिस ब्लंडर इज गोइंग टू कॉस्ट यू इन योर पेपर, जस्ट रिमेंबर दैट। अभी 2017 की प्रेसी में था जुलाई 1914, ओके, जुलाई 1914। वो कहता है कि जुलाई 1914 में जब सब लोग बिजी थे, कुछ कर रहे हैं, उनके ज़हन में कोई खिचड़ी पकी हुई थी और वो अपनी सारी मीटिंग्स में लगे हुए थे, कॉन्फ्रेंसेस में लगे हुए थे, अगर वो रुक जाते तो दुनिया इतनी मेस्ड अप ना होती। अब आपने कहा 1914, ये तो है ही वर्ल्ड वॉर 1। दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज। अब आपने कहा मैं एग्जामिनर को बता के आता हूँ, मुझे पता है। पहली बात तो ये कि ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं जो आपको पता है। दूसरी बात ये सबको पता है, सबको पता है। और दूसरी बात ये, he is not talking about the world war yet। तो हो सकता है कि आप टाइम में थोड़े पीछे हो सकता है आपको महीना ना बताओ, ठीक है। दूसरी बात ये कि जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है। लेट्स से कि वो आपकी कोई 23 मार्च 1940 है, तो उसने 23 मार्च 1940 को लेट्स से उसने लिख दिया 24 मार्च 1940। आपकी जनरल नॉलेज का इम्तिहान नहीं है। आप 24 मार्च भी लिखाएंगे तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, आप 23 भी लिखाएंगे तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। ये हो सकता है कि जो वो बात कर रहा हो वो 24 को ही हो, तो आपको कुछ ना मिले अगर आप उसको चेंज कर दें, क्योंकि आपकी प्रीवियस नॉलेज ने इंटरफेयर किया है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज या इंफॉर्मेशन को जो आपके पास मौजूद है। प्रीवियस नॉलेज को सैंपल पैराग्राफ से दूर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, हम इमेच्योर होते हैं, हम कंपीट कर रहे होते हैं, तो हमारा फोकस क्या होता है? किसी तरह से इम्प्रेस कर दें, किसी तरह से अच्छा इंप्रेशन दे दें। वो अच्छा इंप्रेशन आप देंगे जब आप ऐसे वर्ड काउंट नहीं देंगे। That will give a very positive impression, just trust me। वो अच्छा इंप्रेशन आप तब देंगे, let me tell you something very interesting। ये आपका पेज है, ये आपने प्रेसी की है, ठीक है। ये आपने लिख दी सारे प्रेसी और एंड पे आपने दे दिया टाइटल। कभी आपने ऐसे पूरा लिखा हो, ऐसे के एंड में जाके आपने टाइटल लगाया हो, कभी हुआ ऐसा? तो ये प्रेसी में टाइटल नीचे क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि उसने सवाल लिखा था, मेक प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। क्योंकि उसने सवाल बाद में किया था तो आपने टाइटल भी नीचे लगा दिया ना। दिस इज स्टूपिडिटी। इफ यू वांट टू गिव अ गुड इंप्रेशन, अगर आपको लगता है कि आपने, वैसे तो ये हरकत ही गलत है, लेकिन अच्छा इंप्रेशन तब आएगा जब आपका टाइटल यहाँ पे लगा होगा। यूज योर कॉमन सेंस। टाइटल को वहां लगाए जहां उसकी जरूरत है।
एंड व्हाई 3 टाइटल्स, 1 टाइटल, 2 टाइटल, 3 टाइटल? अगर आपको पूरा पैराग्राफ 10 दफा पढ़ के नहीं समझ आया कि टाइटल कौन सा है, तो एग्जामिनर को तो समझ आ रहा है ना कि आपको समझ नहीं आएगी। तो जस्ट सजेस्ट वन टाइटल एंड जस्ट रिमेंबर, आपने जो भी चीज की होती है ना वो पहली चेक होती है, पहली सही है या पहली गलत है। एग्जामिनर आपका दोस्त नहीं है, वो आपको पास करने के लिए नहीं बैठा, उसके टारगेट पे है आपने उससे बचना है, ठीक है? जितने ब्लंडर कम करेंगे उतनी जल्दी बच जाएंगे, ब्लंडर करेंगे तो जल्दी पकड़ जाएंगे, वो खुश हो जाएगा, उसका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? उसने फिगर आउट करना होता है कि आपको उड़ाना है, असल में तो उसने फिगर आउट करना होता है कि ये बच्चा पास तो नहीं हो सकता। बेसिकली उसने ये असेस करना होता है, क्योंकि मेजॉरिटी फेल होती है। जैसे ही वो असेस करता है ये भी हो रहा है, ये फेल है, ये पास नहीं हो सकता, हिज जॉब इज डन, दैट टेक्स लेस देन 1 मिनट, ठीक है? तो वो जो आपने 3 घंटे लगाए हैं वो 1 मिनट में उड़ेंगे, ठीक है? मेरा टारगेट आपको डिस्करेज करना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस प्रेसी, इन दिस प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पेपर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? आप प्रेसी का सवाल आखिरी नंबर पे जाके कर दें तो भी प्रेसी है दूसरे नंबर पे, आपकी आंसर स्क्रिप्ट में पहले नंबर पे, उसने चेक सबसे पहले प्रेसी करनी है। और ये तो हो नहीं सकता कि आप प्रेसी छुपाएं पेपर में और उसको मिले ना, so that is not going to happen, ठीक है? So वो ढूंढ लेगा प्रेसी जहाँ भी होगी, उसने जब ढूंढ ली प्रेसी, वो चेक करेगा टाइटल, and that is going to speak a lot about what do you know about the paragraph, how you have perceived it, and how capable you are. ये वाला पेपर आपकी एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग का, क्या आप पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, तो क्या आप लिख सकते हैं? और ये सारा, दिस होल पेपर इज अबाउट टेक्निक्स। प्रेसी इज अ डिफरेंट टेक्निक, कॉम्प्रिहेंशन इज अ डिफरेंट टेक्निक, ट्रांसलेशन इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टेक्निक। और ये तीनों टेक्निक्स चेक करती हैं कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप कैसी है। अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होगी तो आप ये तीनों चीजें कर लेंगे। और फिर इन तीनों चीजों के अलावा एक और चीज होती है जिसे कहते हैं एसे। वो इतना इंपॉर्टेंट होता है एज अ टेक्निक कि वो आपको 100 नंबर का पेपर अलग देता है। तो वो ये 3 टेक्निक एक तरफ चेक करता है, वो एक टेक्निक अलग चेक करेगा, ठीक है? सो दीज 2 पेपर्स आर अबाउट योर टेक्निक्स। हो सकता है कि आपको ऐसे लिखने की टेक्निक आती हो, आप ऐसे लिख सकते हो, आपको प्रेसी की टेक्निक ना आती हो, ठीक है? तो रिजल्ट फिर वही रहता है, आप एक पेपर पास कर जाते हैं और दूसरे पेपर में फ्लंक हो जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, जल्दी से बता दें, एनी क्वेश्चंस? दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, यू माइट हैव फेल्ट कि ये बहुत ज्यादा हो गया था, टू मच हो गया था, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस क्लास, ठीक है? ऐसे रोज नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास सैंपल होगा तो यू हैव अ डायरेक्शन कि भाई मैंने ऐसे जाना है। हम शुरू करेंगे रेन मार्टिन के साथ, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन। आपको 350-400 रुपए की आराम से उर्दू बाजार से मिल जाएगी। उसमें दिए हुए हैं प्रेसी के पैराग्राफ्स, आप उसमें से प्रेसी शुरू करेंगे, ठीक है? पास पेपर्स के ऊपर हम बाद में जाएंगे। अभी पिछले सेशन में हुआ ये था कि मैंने सोचा कि हम शुरू करते हैं पास पेपर से, रूटीन में मैं रेन एंड मार्टिन से शुरू करवाती हूँ, लेकिन जब मैंने पास पेपर से शुरू कराई तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चों के लिए इट वाज सो डिफिकल्ट टू ग्रैस्प द आइडिया और फिर उसको लिखना। तो हम शुरू करेंगे रेन एंड मार्टिन से। पहले हम 5 प्रेसीज करेंगे रेन एंड मार्टिन से, हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, ठीक है? हम करेंगे पास पेपर्स की प्रेसी, क्योंकि मुझे तो कोई फायदा नहीं रेन एंड मार्टिन की प्रेसी आपको करवा देगा। फिर हम पास पेपर की प्रेसीज करेंगे, ठीक है? सवाल है तो बता दो। मैडम स्टूडेंट्स को आगे बुला लें, मुझसे सॉरी, आगे आ जाओ। पीछे वालों को आगे। हाँ आप आगे आ जाओ, आप जगह दे दें थोड़ी सी। लेडी यू कैन सिट ओवर हियर। अच्छा जी, नो क्वेश्चन? नहीं, टाइटल में डिफिकल्ट अगर कोई वोकैबुलरी आ जाती है उसकी वजह से हम ग्रैप्स नहीं कर पाते, उसका क्या मतलब? अच्छा ओके, पहली बात तो ये कि कॉम्प्रिहेंशन में भी और प्रेसी में भी जो वोकैबुलरी आती है ना, वो होती है कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल ये होता है कि अगर एक लफ्ज आया है ना, उसका मानी वहां पे नहीं है, अगले जुमले में होगा, ठीक है? उसने
हो सकता था ये लफ्ज ऐसे ही रह सकता था ना, उसने उसका मानी दिया, ठीक है, उस लफ्ज का मानी आपको मिलेगा। दिस इज इम्पॉसिबल कि वो लफ्ज मुश्किल आया और उसका मानी ना, हाँ इफ इट इज अ वर्ब इट माइट स्टे देयर। ये आपको असेस करना पड़ेगा, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करेंगे वैसे क्लास में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब है या नाउन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो होता है ना, दैट्स वन होल। जैसे आपने ब्लॉक्स खेले होंगे, ब्लॉक्स से चीजें बनाई होगी, वो सारे ऐसे जुड़े होते हैं, वो इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, हर आइडिया दूसरे आइडिया को सपोर्ट करता है। द सेम इज ट्रू फॉर पैराग्राफ। आपको उस जुमले में ही मिलेगा, आपको अगले में मानी मिलेगा, और फर्ज करें कि आपको नहीं मिलता, जस्ट लीव इट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, आपको नहीं पता किसी लफ्ज का मतलब तो उसको इग्नोर कर दे, ठीक है, उसको सर पे सवार नहीं करना। अब वो देता है एक आधा लफ्ज ऐसे, जैसे इस पैराग्राफ में ऐसे था, एब अवे वाला वर्ड कोई और वर्ड दे दिया, उस पे जब रीडर आके स्टक हो जाता है ना, आप उसी लफ्ज को, आपको मुश्किल लगा, सबको मुश्किल लगा, आप सबने वो लफ्ज यूज कर लिया, आप पकड़े गए। वो आपको पकड़ने के लिए होता है, रंग के हाथों पकड़ने के लिए होता है, ठीक है, जस्ट अवॉइड इट। वैसे ऐसा नहीं होता, आप पास पेपर्स की भी उठा दें, हो सकता है आइडिया डिफिकल्ट हो, जैसे वो कहता है एस्थेटिक एक्टिविटी। अब आपको नहीं पता कि भाई एस्थेटिक एक्टिविटी क्या होती है, नहीं पढ़ी आपने फिलोसफी, आपको नहीं पता एस्थेटिक्स, आपको एस्थेटिक्स पता है एक लार्जर सेंस में कि एस्थेटिक्स क्या होती है, मगर पता नहीं काम करने में एस्थेटिक एक्टिविटी क्या होती है। फिर आप उसको टेक्निक के हिसाब से लेके चलते हैं कि अच्छा भाई ये टॉपिक सेंटेंस है, मैं इसको लैंग्वेज के एतबार से शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा कन्नी खाते निकलने वाला काम होता है जो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ऐसा नहीं होता, ठीक है, पास पेपर्स उठा के भी देख लें, प्रेसी में आपको मुश्किल लफ्ज नहीं मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन में नहीं मिलेगा, ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगा, और आपने मुश्किल यूज भी नहीं करना, कीप इट सिंपल। प्रेसी, अ समरी और अ ब्रीफ, अ कंसाइज और एब्रिज्ड स्टेटमेंट और व्यू। एक एब्रिज्ड स्टेटमेंट होती है, एक कंसाइज स्टेटमेंट होती है, ओरिजिनल का एक प्रिसाइज वर्जन होता है, ठीक है। प्रेसी डिफरेंट होती है एब्स्ट्रैक्ट से और समरी से, क्योंकि इसमें हमारे पास एक वर्ड लिमिट होती है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो आपके सामने हर रोज आया करेगी एक समरी, उसके ऊपर मतलब वो समरी होती है, बट दैट्स एक्चुअली द प्रेसी, ठीक है। सो वो नाम उसका जो भी होता है, यू विल बी गोइंग थ्रू इट एवरी डे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होती है, दैट्स ऑल। ये लैंग्वेज का सवाल उस तरह से नहीं है वोकैबुलरी के एतबार से, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टेक्निक, और टेक्निक आती हो तो लैंग्वेज को अवॉइड करना मुश्किल नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? टाइटल में इसको एग्जाम में मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए? समटाइम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। एक्चुअली प्रेसी आपने करनी है सबसे पहले, घंटा is enough, not more than 1 hour. 45 minutes is a good time for your pressy to write, to make your pressy. 1 hour is maximum. 1 घंटे का उसको छोड़ दें, क्योंकि 1 घंटे का मतलब अगर अभी तक नहीं हुई अब भी नहीं होगी बल्कि फिर तो पेपर ही छोड़ दें क्योंकि वो नहीं हो रही। असल में तो प्रैक्टिस की होगी ना तो फिर पेपर में जल्दी होगी। अगर आप 2 घंटे में लेके बैठे रहेंगे तो फायदा कोई नहीं, प्रेसी में फेल होंगे तो सारे पेपर में फेल होंगे, लेकिन अगर सिर्फ प्रेसी की होगी तो तब भी तो फेल है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको इस वजह से एंड पे करना चाहिए ताकि ज़्यादा टाइम दिया जा सके, ये सही है? असल में पेपर में ना हम फ्रेश होते हैं, अभी आप पेपर में लाके बैठे हैं, आप फ्रेश हैं, आपका हाथ नहीं थका, आपका जहन नहीं थका, तो अच्छी बात ये होती है कि आप प्रेसी पहले करें। जब आप एग्जॉस्ट हो, आप पेपर में चेक करें ना, जब आप जैसे जैसे आप अगले सवाल की तरफ जाते हैं, look at your handwriting, it gets messy, और it becomes very difficult to write, it becomes very difficult to stay focused. आपको प्यास भी लगना शुरू हो जाती है, भूख लगना शुरू हो जाती है, आप थक जाते हैं, कमर रह जाती है, उंगलियों में दर्द होती है। So वो your the physical pressure is there, स्ट्रेस अपनी जगह पे, और फिर आपको जब ये पता हो कि अभी oh my god प्रेसी करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल that would be a very bad strategy. अच्छी चीज़ ये है कि आप प्रेसी से शुरू करें, प्रेसी करके फारिग हो,
उसके लिए रखें कि भाई 15-20 मिनट में मैंने पढ़ना है पैराग्राफ, अगले 20 मिनट में मैंने लिखना, 10 मिनट दे रिवाइज करने के लिए, दैट्स ऑल, हो जाएगी। इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती ना। तो अगर हमने इसी तरह जैसे आप सब बैठे हुए लेक्चर अटेंड कर लिया, टीचर ने पढ़ लिया एक सेशन, आप 20 क्लासें पढ़ के चले गए, अब मुझे पेपर में बिठा ले, मैं कराऊंगी, लेकिन अगर आपको बिठाएंगे तो आप नहीं कर सकते। यू नीड प्रैक्टिस। तो जब आपने घर में प्रैक्टिस की होगी ना, वो इट विल बिकम वेरी हैंडी, इतना मसला नहीं होगा, इतनी प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। करनी सबसे पहले, करनी सही तरह, घंटे से ज्यादा नहीं देना, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा जी, और टाइटल में क्वेश्चन मार्क आ सकता है, पाकिस्तान आप पैरानॉइड स्टेट, आगे क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हम देते हैं ना, दैट इज आफ्टर अ सेंटेंस। इज पाकिस्तान पैरानॉइडिस्तान, दैट्स द क्वेश्चन। सवाल के जवाब में जो आप पैराग्राफ लिखते हैं, दैट शुड नॉट बी अ रिप्लाई, दैट शुड बी एन आंसर। आंसर वो होता है जो दिल के अंदर जो एक होता है ना जानने की, आपकी जो तसल्ली कर देता है, आपको उस जवाब के बाद कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आंसर उसको कहते हैं। तो जब आप प्रेसी में वो जवाब देंगे एक पैराग्राफ में, तो वो उसके साथ जस्टिस ही नहीं कर सकता सवाल के साथ। सवाल के जवाब में तो ऐसे आ सकता है, प्रेसी नहीं आ सकती। दूसरी बात है कि प्रेसी इज जस्ट वन स्मॉल पैराग्राफ। तो वो जब आपने एक छोटा सा पैराग्राफ करना होता है, तो उसके ऊपर आप सेंटेंस नहीं लगाते एज टाइटल। सेंटेंस इज ह्यूज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम जुमले की बात करते हैं तो जुमला बहुत बड़ा होता है। हम कभी भी प्रेसी का टाइटल जुमला नहीं देते। प्रेसी का टाइटल जो है वो की वर्ड है, की टर्म है। एक की टर्म हो सकती है, दो की टर्म्स हो सकती हैं। यहाँ पे दो है, पाकिस्तान, पैरानॉइडिस्तान, और उन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो कंजंक्शन से दिखाया, ठीक है। सो वो आपकी, अब इससे क्या होता है, एग्जामिनर ने पढ़ा, उसको समझ आ गई कि आपको पता चल गया, उस उतनी सी प्रेसी का आप यूनिक टाइटल दे ही नहीं सकते। ये तो भूल जाए ना, टाइटल में प्रॉब्लम क्या होती है, आप सोचते हैं मैं यूनिक टाइटल दूंगा, तो उसने आपको यूनिक पैराग्राफ तो दिया नहीं, तो आप यूनिक टाइटल कहाँ से लेंगे, ठीक है। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, फजूल चीजों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका टाइटल होगा वही सबका टाइटल होगा, अगर वो ठीक होगा तो नहीं, बल्कि जो आपका टाइटल होगा वो थोड़े बच्चों का टाइटल होगा, क्योंकि थोड़ों को समझ आएगी कि पैराग्राफ किस बारे में, ठीक है। सिर्फ की टर्म को टाइटल के तौर पे दें, दैट्स ऑल। और कोई बच्चा पूछ लिया करे, सवाल पूछने अच्छे होते हैं, इससे पता चलता है कि कुछ समझ आई है। मैम ये रफ ड्राफ्ट जो है क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे तो बनाया जाए। क्वेश्चन पेपर पे तो आप लिख ही नहीं सकते। क्वेश्चन पेपर पे लिखेंगे तो वो ले लेगा। आप आंसर शीट की बैक पे बना सकते हैं, लेकिन फिर उसको कैसे ऐसे कैसे करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। अब ये पेपर है ना, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया है, ये ओरिजिनल है, मेरा फाइनल है। अब मैं उसको यहाँ से ऐसे ऐसे कैसे करूँगी, मुझे तो ऐसे ही नहीं समझ आती। तो इज इट बेटर कि आप यहाँ पे रफ करें और यहाँ पे नीट करें। ये खूबसूरती का पेपर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गंदा मंदा पेपर कराएं, लेकिन खूबसूरती के नंबर नहीं है। सो जस्ट में, और अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं, पेंसिल से करें, उसको मिटा दें, वहाँ पे कुछ भी ना लिखें, जरूरत नहीं ना कुछ लिखने की, वो पेंसिल के निशान रह जाते हैं, आप उसको रबड़ से मिटा दें, निशान भी मिट जाएगा। टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, करेंगे और फिर 2 ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट जो उसने चेक ही नहीं करना है, ठीक है। और आप अपने लिए भले एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि बुरा लगेगा, तो जस्ट इरेज इट, दैट्स सिंपल। भाई और कोई सवाल, लेडीज, नो क्वेश्चन? अच्छा जी, दैट्स ऑल। लेट्स हैव 10 minutes, let's give me a 10-minute break. Okay जी, thank you. Finish.